हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले लव स्टोरी पार्ट 2 के स्टोरी नंबर 3। चलिए शुरू करते हैं। तो फिल्म की तीसरी कहानी शुरू होती है और हम विजय वर्मा को देख पाते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए शहर जा रहा होता है और बीच रास्ते में विजय उससे वीडियो कॉल पे बात भी कर रहा होता है। जब उससे बात कर रहा होता है तभी अचानक से यहाँ पर उसके बॉस का कॉल आ जाता है जो कि उसकी असल में ससुर जी भी है। और यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि दरअसल विजय उनकी कंपनी का सीईओ है, लेकिन हाल ही में उसका अर्जेंट मीटिंग के कारण उसे वापस जाना होगा। लेकिन यहाँ पे विजय उनसे काफी देर तक झगड़ा करता है कि वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन बाद में उसे जाना ही पड़ता है। लेकिन पहले वो अपनी बीवी से बात करता है। उसकी बीवी भी उसी ऑफिस में काम करती है, वो भी इस मीटिंग में जाने वाली है। और यहाँ हमें पता चलता है विजय दरअसल में शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी है। लेकिन यहाँ पर जब वो निशा से बातें कर रहा होता है तो अभी अचानक से उसकी कार बहक जाती है और उसका एक जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। पर इस एक्सीडेंट में विजय को कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन उसकी कार पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी। तो अब विजय को उस कार को जल्दी से जल्दी रिपेयर करवाना होगा क्योंकि उसके ऑफिस के अर्जेंट मीटिंग में जाना है। यहाँ पे मोबाइल के नेटवर्क भी नहीं थे, इसीलिए वो एक साइकिल वाला से मदद लेता है और वो उसे मैकेनिक के पास छोड़ देता है। और यहाँ विजय सबसे पहले मैकेनिक के पास पहुंचकर अपनी कार का पता बताता है। और यहाँ पर वो कॉल पर बात करना चाहता था, लेकिन जो टेलीफोन लगा था वो 2 महीने से डेड है। तो अभी यहाँ पर विजय कॉफी पीने के लिए कॉफी शॉप पर जाता है। यहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर में सॉन्ग की आवाज आ रही थी। जैसे वो कम्युनिटी सेंटर के अंदर पहुँचता है तो यहाँ पर एक टीचर को देख पाता है जो कि सभी को सॉन्ग सिखा रही होती है। और यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि इस लड़की का नाम दरअसल में शांति होता है जो कि सभी को सॉन्ग सिखाने के काम करती है। लेकिन तभी अचानक से विजय को उस तरीके से देखती है मानो कि एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। शांति जैसे अपने काम खत्म करके घर की तरफ निकलती है तो उसके पीछे पीछे विजय भी आ जाता है। शांति के घर पास में ही था तो विजय भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। शांति से कहता है, तुम मुझे नहीं जानती हो क्या? 10 साल पहले तुम मेरी बीवी हुआ करती थी, मुझे ऐसा लगा था कि तुम दुनिया में ही नहीं रही। शांति यहाँ पर अनदेखा करने की कोशिश करती है और घर के अंदर जाने लगती है, लेकिन विजय उसे किसी भी तरीके से रोकने की कोशिश करता है। और इसी के चक्कर में विजय के हाथ में जो कॉफी थी उसके ऊपर गिर जाती है और यहाँ पे विजय उससे माफी मांगता है। लेकिन तभी यहाँ पे एक समीर नाम का पुलिस वाला आ जाता है। यहाँ पे इंस्पेक्टर को ऐसा लगा था विजय उसे परेशान कर रहा है। अभी वो पुलिस इंस्पेक्टर शांति से पूछने लगता है कि क्या ये आदमी तुम्हें परेशान कर रहा है? जिस पर शांति पुलिस इंस्पेक्टर से कहती है, मैं इस आदमी को पहले से ही जानती हूँ, इसलिए ये मुझे परेशान नहीं कर रहा था। शांति यहाँ पे विजय से काफी देर से कह रही थी कि वो यहाँ से चला जाए और यहाँ पर इंस्पेक्टर विजय से यही कह रहा था इसके यहाँ पर रहना ठीक नहीं होगा, वो यहाँ से चला जाए। शांति विजय को अपने घर के अंदर ले आती है। घर के अंदर दोनों बात करते हैं, जहाँ पर विजय जानना चाह रहा था कि शांति 10 सालों में कहाँ थी। शांति विजय को फिलहाल अभी कुछ भी बताना नहीं चाहती थी क्योंकि इन 10 सालों में उसने बहुत कुछ झेला है। फिर भी वो कहती है कि मैं नहाने जा रही हूँ और वो नहा कर आने के बाद बात करेगी। फिलहाल यहाँ पे शांति नहा रही होती है तो विजय उसे चुपचाप से देख रहा होता है और ये कहीं न कहीं शांति उसे नोटिस कर लिया था कि विजय उसे चुपचाप से नहाते हुए देख रहा है। जिसके बाद वो बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद यहाँ पर शांति उसे सब कुछ बताना शुरू कर देती है। वो उसे कहती है कि वो नर्सिंग रूम में थी और वो प्रेग्नेंट थी, सब वो घर के तरफ वापस आ रही थी। तभी अचानक से उसे एक आदमी मिला जो कि पता पूछ रहा था और वही कार पे खड़ी हुई थी। उसकी पत्नी जो है वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसे लगा कि मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन ये सब एक ट्रैप था जो कि उसे किडनैप करने का था। अचानक लोगों ने उसे किडनैप करने की कोशिश की और इसी के झड़प में शांति वहाँ से भाग जाती है और यहाँ पे आ गई। तब से उसका वहाँ से कोई भी कांटेक्ट नहीं था। तब विजय यहाँ पर शांति के कहता है कि तुम मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? लेकिन शांति उसे कहती कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग गया था और वो किसी को भी ये सब के बारे में बताना नहीं चाहती थी। और इसी के साथ विजय और शांति की नजदीकियां बढ़ने लगी थी। लेकिन यहाँ पर शांति दूर जाके फिर से विजय से बातें करना शुरू करती है। शांति यहाँ पर विजय से पूछती है कि आखिर 10 सालों में उसने किया क्या, जिस पर कि विजय उससे कहता है कि उसने अनीता से शादी कर ली जो कि उनकी क्लासमेट थी और उसके 2 बच्चे भी है। शांति उससे कहती है कि लेकिन तुम तो कुछ करते ही नहीं थे, जिस पर कि विजय उससे कहता है कि अब मैं उस कंपनी का सीईओ हूँ। शांति यहाँ पे ये भी बताती है कि उस समय अनीता तुम्हें पसंद किया करती थी, कभी कभी तो मुझे अनीता से जलन भी हुआ करती थी। लेकिन तभी अचानक से शांति को ये याद आता है कि उसे ऐसा लगा है कि ये जो अटैक करवाया था उसके ऊपर वो कहीं न कहीं अनीता नहीं करवाया था, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ इसके बारे में किसी को नहीं मालूम था। और जब वो एक बार टेस्ट किट चेक करने के लिए गई थी तो वो प्रेग्नेंट पाई गई थी। जैसे ही वो बाथरूम से बाहर आती है तो उसने अपने टेस्ट किट को बाथरूम में ही छोड़ दी थी और उस टेस्ट किट को अनीता ने देख लिया था। तो उसे ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ अनीता का फैलाया हुआ चाल है ताकि वो मुझे इस रास्ते से हटा सके और तुम्हारी जिंदगी में वो इंटर कर सके। अब ये सारी बातें सुनने के बाद विजय को भी ऐसा कहीं न कहीं लगने लगा था कि यहाँ पर शांति जो है वो सच बोल रही है। तब उन दोनों के बीच माहौल बन जाता है
और वो दोनों किसिंग करने लगते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। यहाँ पर शांति कहती है कि क्या मैं फिर से प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, जिस पर विजय कहता है कि ट्रस्ट भी तुम नहीं होगी, अगर हो भी जाओ तो रेड ब्लू से चेक कर लेना। लेकिन तभी यहाँ पर शांति को याद आता है, रेड ब्लू टेस्ट किट के बारे में तुम्हें कैसे पता? क्योंकि रेड ब्लू टेस्ट किट जो है उसकी फ्रेंड कनाडा से लेकर आई थी, जो कि अब बंद हो चुकी है और उसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया था। तब शांति को यहाँ पर सब कुछ समझ आ जाता है कि जो अटैक उसके ऊपर हुआ था अब वो अंकिता ने नहीं बल्कि यहाँ विजय ने करवाया था, ताकि वो उस कंपनी का सीईओ बन सके, जो कि उसका हमेशा से सपना रहा था। तो अब यहाँ पर विजय पूरी तरीके से पकड़ा जाता है और विजय के पास कोई और रास्ता न होने के कारण यहाँ पर वो एक तकिया से शांति का मुंह दबा देता है और वो बेरहमी से शांति का जान ले लेते हैं, क्योंकि विजय के पास कोई और भी रास्ता नहीं था। अब यहाँ से विजय बाहर निकलना चाह रहा था। जैसे वो बाहर जाने लगता है तभी गेट पर पुलिस इंस्पेक्टर को देख पाते हैं, जो कि शांति के घर के जस्ट बाहर खड़ा हुआ था। लेकिन उसे ऐसा लगा था कि शांति घर पर नहीं है, इसलिए वो वापस जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक विजय के हाथों से एक गलती से प्लेट टूट जाती है, जिसकी आवाज बाहर पुलिस इंस्पेक्टर ने सुन ली थी। यहाँ पर डुप्लीकेट चाबी को यूज करता है और यहाँ के दरवाजे के खुलना शुरू कर देता है और यहाँ विजय पूरी तरीके से घबरा जाता है, क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आने वाला था। विजय के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो खिड़की से फांद कर भाग जाता है। दौड़ते दौड़ते वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो देखता है कि एक कार का एक्सीडेंट हुआ था और उसमें एक आदमी को भी बेरहमी से चोट भी लगी है। दो लोग उसे बाहर निकाल कर जमीन पे लेटा देता है। जैसे ही यहाँ विजय उसे देखता है तो वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है कि वो आदमी कोई और नहीं विजय ही था। इसका मतलब ये है कि विजय पहले ही मारा जा चुका था। शांति तो बस उसकी कपूर कल्पना थी, क्योंकि उसने शांति के साथ जो कुछ किया था और उसे एक बार बस रिवाइंड करवाना था, उसे एहसास दिलवाना था कि ये सब कुछ उसी की गलती थी। लेकिन फिर भी विजय ने शांति को यहाँ पर यूज करने की कोशिश की थी, जबकि शांति एक स्पिरिट थी। और इसी के साथ शांति और विजय की स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। प्लस स्टोरी 2 के स्टोरी नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है अर्जुन और वेदा की, जो शुरुआत होती है उसकी फैमिली से। अर्जुन और वेदा की अपने फैमिली वालों के अपने प्यार के बारे में बता दिया है और शादी के लिए मान चुके हैं। शादी के लिए वो लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं। तो अभी लोग शादी के लिए बहुत ज्यादा खुश थे। यहाँ पर वेदा और अर्जुन की पिता होते हैं अब दोनों ही दोस्त बन चुके हैं। सभी लोग शादी के बारे में बात कर रहे थे। तो अभी यहाँ पर वेदा की नानी बोल पड़ती है, क्या तुम दोनों ने सेक्स किया है? और ये बात सुनने के बाद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सभी लोग पूरी तरीके से साइलेंट हो जाते हैं। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दादी क्या बोल रही है। उसके बाद अर्जुन और वेदा बाहर चले जाते हैं। दादी के बातें सुनकर खूब हंसते हैं। यहाँ पर दादी उससे कहती है कि एक गाड़ी लेने से पहले हम टेस्ट ड्राइव करते हैं ना, फिर अपने लाइफ पार्टनर को चुनने से पहले हम उसकी टेस्ट ड्राइव क्यों नहीं कर सकते? पता भी तो चलनी चाहिए कि सामने वाला हमसे कंफर्टेबल है भी या नहीं। ये भी हो सकता है कि सामने वाला एलिजिबल ही ना हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे लड़के और लड़कियों में कोई प्रॉब्लम है। दरअसल ये बात दोनों की फैमिली दोनों के दिमाग में चलनी चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे से कंफर्टेबल है भी या नहीं। ये दादी ने बड़े सीरियस मुद्दा उठाया था, लेकिन घर के सभी सदस्य एम्बैरस फील करते हैं और यहाँ पर दादी को यहाँ से उठकर जाना पड़ता है। रात को दादी के पास वेदा आती है और वेदा दादी से बात करना शुरू करती है। उन्हें कहती है कि आप तो बहुत ही ज्यादा ओपन माइंडेड है, आप तो सबकी बोलती बंद कर दी। यहाँ पर वेदा हंसी मजाक टाइप सी बातें कर रही थी, लेकिन दादी उससे कहती है कि ये बहुत सीरियस मुद्दा है। किसी के साथ जिंदगी बिताने वाले हैं, उसके साथ सारे पल किस तरीके से बिताएंगे बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। वेदा की पेरेंट्स अर्जुन के पेरेंट्स के पास कॉल करती है। उन्हें ऐसा लगता है शायद दादी की बातें सुनकर उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ रहा होगा, लेकिन उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था कि उन चीजों का कोई भी मतलब नहीं है। शादी के बाद ये तो सभी करते हैं, इसीलिए वो उसे बहुत लाइट ओपन ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अर्जुन और वेदा ने बहुत सीरियस ले लिया था और वो एक रूम बुक करके दादी के बताए हुए चीज करने के लिए पहुंच जाते हैं। अब रात को वेदा के घर पर जब उसकी मम्मी पापा घर लौटते हैं तो दादी उनका इंतजार कर रही थी। यहाँ पर दादी उनसे कहती है, मैंने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। लेकिन वेदा के पापा उसे बहुत ज्यादा चिल्लाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ दादी उन्हें कहती है कि एक बार अपने रिश्ते को भी देख लेना, क्योंकि वो उनकी बहू रानी को देखकर समझ गई थी वो अपने पति से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है। अब अगले दिन वेदा दादी से मिलने के लिए पहुंच जाती है और उन्हें बताती है कि हम दोनों वो सब कुछ कर लिया है और वो काफी अच्छा था। वैसे ज्यादा अच्छा तो नहीं था, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, वो काफी ज्यादा नर्वस भी थे।
इसलिए वो लोग फिर से कई बार होटल रूम बुक करते हैं और वो वहाँ पर कई बार इंटीमेट होते हैं और वो अगले दिन फिर से पहुंच जाते हैं दादी के पास। दादी से वो कहती है कि अब हमारे बीच में सब कुछ सही है, अब वो एक दूसरे के साथ पूरी लाइफ बिताने के लिए एकदम रेडी है क्योंकि उनके बीच में सब कुछ क्लियर है। और ये सुनने के बाद दादी को बहुत ज्यादा अच्छा लगा था और फिर कुछ दिनों बाद वो दोनों की शादी हो जाती है और उनकी स्वागत की सजावट जो है यहाँ पर अपनी मॉडर्न दादी करती है जो कि बहुत ज्यादा खुश भी थी। और इसी के साथ ये फर्स्ट स्टोरी खत्म होती है। आपको ये लव स्टोरी की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। लव स्टोरी 2 की स्टोरी नंबर 4 ये लव स्टोरी 2 की एंडिंग कहानी है। अब पिछले वाले लव स्टोरी 2 की स्टोरी नंबर 3 नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी नंबर 4 की कहानी शुरू होती है। एक कहानी है दिव्यानी की। दिव्यानी एक हाउस वाइफ है और वो घर के सारे काम संभालती है और वो एक बहुत बड़े राजघराने में रानी के रूप में है। लेकिन उसका पति राजा है जिसका नाम सूरज सिंह है। सभी लोग उन्हें मास्टर साहब बुलाते हैं और राजा जी हर रात दिव्यानी के साथ जानवरों की तरह बदसलूकी करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं सूरज सिंह और मास्टर साहब को जो कि एक कंस्ट्रक्शन के साइड पर जा रहे होते हैं। वो शराबी और सारे उल्टे सीधे दुष्कर्म भी करते हैं। वो गाँव की किसी भी लड़की को नहीं छोड़ते हैं क्योंकि उनकी हवेली है और एक राजा है, इसीलिए गांव के कोई भी इंसान उनसे कुछ भी नहीं बोलता है। एक दिन जंगल में उसकी मेड उससे मिलती है जबकि यहाँ पर उसका बेटा भी था जिसका नाम अंकुश है। अंकुश को वो अपने घर भेज देता है और वो अपनी मेड को जंगलों में ले जा लेता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है। अब घर आने पर अंकुश ने अपनी माँ को ये सब सारी बातें नहीं बताई थी, लेकिन अपनी माँ को अपने पति के सारी हरकतें बहुत अच्छे से मालूम है। यहाँ पे हमें मालूम चलता है दरअसल अंकुश जो है वो आधी की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जाना चाहता है और वो अपनी माँ को भी अपने साथ ले जाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर दिव्यानी को मालूम है कि उसका नसीब यहीं पर लिखा हुआ है, वो उसके साथ इंग्लैंड नहीं जा सकती। अब अगले रात फिर से सूरज सिंह आते हैं कमरे में शराब की हालत में। वो दिव्यानी के साथ फिर से जानवरों की तरह सलूक करते हैं। ऐसा बहुत बार हो चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं दिव्यानी अपनी माँ के पास कॉल लगाती है। दरअसल में दिव्यानी की माँ का एक कोठा है, उसका कोठा अभी ठीक ढंग से नहीं चल रहा होता है। उसकी माँ की तबीयत भी हमेशा खराब रहती है। यहाँ पर उसकी माँ उसे कहती है कोठा पे एक लड़की को बीमारी लग गई है, अब वो काम खराब कर रही है। जिसके बाद हम अगले दिन राजा जी को उठता हुआ देखते हैं। जैसे वो उठते हैं तो अपने सामने देखते हैं रेखा नाम की मेड जो उनके घर पे काम करती है। दरअसल में रेखा नहीं है और वो उसका पहला दिन है क्योंकि जो मेड उसके घर पे काम किया करती थी उसने काम छोड़ दिया है क्योंकि सूरज सिंह उसके साथ गलत किया था। जिसके बाद सूरज सिंह के साथ उसका बेटा बात कर रहा था। वो उन्हें कह रहा था कि मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ आगे की पढ़ाई करने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसका पिता उसके ऊपर बहुत सारा गुस्सा कर देते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि सूरज सिंह फिर से रात को शराब के नशे में घर पहुँच जाते हैं, लेकिन नशा इतना ज्यादा था कि वो दूसरे कमरे में अपने आप गिर पड़ कर सो जाते हैं। और ये देखकर यहाँ पर दिव्यानी को काफी अच्छा लगता है क्योंकि पहली बार दिव्यानी कई दिनों के बाद आज चैन की नींद सोई थी। आगे हम देखते हैं कि राजा जी है वो अगले दिन कैमरे में पड़े हुए थे नशे की हालत में। सुबह उन्हें रेखा उठाती है, रेखा उन्हें उठाती है लेकिन तभी राजा जी उनका हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन रेखा हाथ झटक कर यहाँ से भाग जाती है। लेकिन यहाँ पर अब राजा जी के इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं लग रहे थे। वो यहाँ पर रेखा से अपने पैर दबवाते हैं और उनकी नीयत फिसलने लगी थी। वो रेखा के साथ उल्टे सीधे हरकतें करने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर उसका बेटा अंकुश आ जाता है जो कि कोई उन्हें बुलाने के लिए आया था, इसलिए वो उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं। पर अंकुश यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहा था, इसलिए वो अपने माँ के पास जाता है। वो उन्हें कहता है कि मैं बहुत पढ़ाई करूंगा और इंग्लैंड जाकर ही रहूंगा। अब रात का सीन दिखाया जाता है, तब दिव्यानी सो रही थी और बाजू वाले कमरे से इंटीमेट होने की किसी की आवाज आ रही थी। यहाँ पर दिव्यानी पूरी तरीके से समझ गई थी कि राजा जी और रेखा दोनों इंटीमेट हो रहे हैं और दिव्यानी बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि खुशी का रीजन ये था कि दरअसल में दिव्यानी की माँ कोठे पर जिस लड़की को बीमारी लगी थी वो कोई और नहीं बल्कि रेखा ही है, जिसका मतलब ये है कि ये बीमारी सूरज सिंह को भी लग जाएगी। और इसी को सोचते हुए दिव्यानी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन तभी उसकी नजर बरामदे पर पड़ती है जहाँ पर उसका पति सूरज सिंह नशे की हालत में गिरते पड़ते आ रहे थे, जिसे कि दिव्यानी को बहुत ज्यादा डर लग जाता है और वो समझ जाती है कि कमरे में सूरज सिंह नहीं बल्कि रेखा के साथ उसका बेटा अंकुश है। और इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों लास्ट स्टोरी की चौथी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।